बच्चों, आज मैं 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का एक एक्सरसाइज का एक छोटा सा टॉपिक उठा करके चल रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज और भी बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। तो आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इक्वेशन लिखना यहाँ पे सीख लोगे। आपको बहुत परेशानियाँ होती होगी, बट आई प्रॉमिस कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, जब सिंपल सा सर्किट रहता था, यानी क्लास 10th में आप लोग पढ़ते थे, तो उसमें क्या था, सिंपल क्या रहता था, सर्किट रहता था, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ के सहायता से क्या कर लेते थे, करंट और वोल्टेज की वैल्यू को आसानी से निकाल लेते थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज इन ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ की सहायता से सिंपली हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कहने इन द सेंस कि उस सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स रह सकता है, जैसे रजिस्टर रहेगा, इंडक्टर्स रहेगा, कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ ईएमएफ और भी रह सकता है। तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से निकालेंगे करंट और वोल्टेज की वैल्यू को, तो यह हमें, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, यानी दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड the values of current and voltage, या और भी किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं रहे उसका, मेनली यह दोनों है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, तो उसमें हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोले, तो एक वैसा सर्किट जिसमें बहुत सारा, यानी विच कंसिस्ट्स ऑफ मेनी सर्किट एलिमेंट्स, जैसे कि रजिस्टर हो गया, लाइक रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है, एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ ईएमएफ एंड सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन से, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा, देन वी अप्लाई कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ क्या था, तो किरचॉफ कह सकते हो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट था। किरचॉफ, एक लाइन लिख देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी रखोगे। किरचॉफ्स वाज ए जर्मन फिजिसिस्ट। ठीक है, पूरा नाम अगर जानोगे तो इसका पूरा नाम था गुस्टैव रॉबर्ट किरचॉफ, और इसी के नाम पे ही, इसी ने चूँकि ये लॉ दिया था, इसीलिए जो लॉ है वो इसी के नाम पे हो गया। इसका लाइफ स्पैन की अगर बात करोगे तो 1824 से लेकर के 1887 तक था, जो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसने 2 लॉ दिया था। ठीक है, कितना लॉ था, 2 लॉ दिया, 2 लॉज वेयर गिवन। फर्स्ट लॉ जो है उसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, या उसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, या उसी को और भी हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स के, लिख रहा हूँ शॉर्ट में, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये तीनों इसी का नाम है, और ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या बोलता है कि देखो, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जंक्शन है, जंक्शन का मतलब जहाँ पे, जैसे जंक्शन, पटना जंक्शन है, नई दिल्ली जंक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेनें आकर के सारी हर जगह से आती है, रुकती है, ठीक है, और जाती भी है, आती भी है और जाती भी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंट, यहाँ पे कौन आ जा रहा है,
करंट के चैप्टर में थोड़ी ना हाथी आएगा या घोड़ा आएगा या ट्रेन आएगा, कौन आएगा? करंट आएगा। तो मान लेते हैं कि इस जंक्शन पे बहुत सारे करंट आए, इस तरह से ये आ रहा है I1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं I2 आ रहा है, और यहाँ से मान लेते हैं उसी तरह से निकलने वाला भी है। लेट अस सपोज I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है, I5 निकल रहा है। ठीक है, तो पहला ला क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे या किसी भी पॉइंट पे, इसीलिए इसको पॉइंट ला भी बोल सकते हो, तो इस पॉइंट पे या इस जंक्शन पे जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। यानी ऐसे कह सकते हो कि इंटर कितना किया, इंटर करने वाला कितना था, तो देख लो डायरेक्शन से पता चल रहा है ये इंटर किया, तो I1 इंटर किया और प्लस I2 इंटर किया। ठीक है, और यहाँ से लीव कितना किया, यानी गया कितना, तो एक I3 गया, I4 गया और I5 गया, तो इन तीनों को जोड़ लो। अब किरचॉफ्स का लॉ यह बताता है कि जितना करंट इंटर करेगा, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट entering at a junction is equal to current leaving that junction, current leaving that junction। यानी क्या सिंपल बोल दिया, I1 प्लस I2 इंटर करने वाला और लीव करने वाला कौन, I3 प्लस I4 प्लस I5, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ। एक पॉइंट और भी इसमें बता दे रहा हूँ मैं कि जो फर्स्ट लॉ है, यह जो है दिस इज या दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज पे बेस्ड होता है। ध्यान रखना किस चीज़ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि जितना चार्ज कह सकते हो कि इनिशियल में था और फाइनल में जितना गया, दोनों चार्ज बराबर होगा। इसको सिंपली दो लाइन में प्रूव भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, वी हैव, क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। दोनों साइड में t से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t, टाइम से। ठीक है, तो टाइम से यानी कोई स्मॉल इंटरवल t क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा, I1 इंटू टी प्लस I2 इंटू टी बराबर I3 इंटू टी प्लस I4 इंटू टी प्लस I5 इंटू टी। ठीक है, अब पढ़े होगे करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर क्यू, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर कितना, आई इंटू टी हो जाएगा। देखो तो आई इंटू टी ही है, तो I1 इंटू टी यानी ये क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू Q1 और प्लस I2 इंटू टी तो Q2 बराबर I3 इंटू टी तो Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। देखो तो बराबर हो गया, यानी Q1 प्लस Q2 ये बराबर है इतना। तो यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि टोटल चार्ज इनिशियल का टोटल चार्ज बाद में है, टोटल चार्ज जो पहले एंट्री मार रहा है, टोटल चार्ज जो लीव कर रहा है, दोनों आपस में बराबर है। यानी यह लॉ बेस्ड है किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्लियर है बिल्कुल? अब ये था फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जो हमारा दूसरा लॉ है वह बोलता है क्या, उसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसको और भी क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ, या इसको और भी बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये तीनों ही इसी का नाम है। अब देखिएगा यह लॉ क्या है, और ये लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ध्यान से देखना, मैं पूरी अच्छे तरीके से एग्जांपल दे करके समझाऊंगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज़ से लिखते हैं, भी, और भी बराबर क्या पढ़े हो हम लॉ से, IR। यानी द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF across a closed loop
यानी किसी भी क्लोज्ड लूप में सम किसका किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप विथ साइन कन्वेंशन इज इक्वल टू 0। बस इतनी सा है। यानी क्या बोल रहा है, समेशन किसका किसका समेशन है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का और प्लस ईएमएफ का, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि साइन कन्वेंशन के साथ। तो ये साइन कन्वेंशन क्या है भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे ही एग्जांपल देना शुरू करूँगा 2 से 3 एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन यह है पहला में कि द डायरेक्शन ऑफ करेंट का जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट इज टेकन पॉजिटिव। यानी करेंट का, अगर करंट मान लेते इधर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में तुम भी चल रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, और उल्टा अगर रहेगा, अगेंस्ट में रहेगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज टेकन निगेटिव। ये पहला है। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, देखो अब ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ में आपको 2 प्लेट इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो 2 प्लेट इसमें दिखेगा, तो एक लार्जर प्लेट होता है और एक स्मॉलर प्लेट होता है। तो अगर चलते हुए तुम्हें पहले लार्जर प्लेट मिले तो साइन पॉजिटिव, लार्जर प्लेट मिला तो साइन पॉजिटिव, और अगर चलते हुए मान लेते हैं इधर से आ रहे थे तो स्मॉलर प्लेट अगर मिलेगा तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी लार्जर प्लेट देन पॉजिटिव साइन लेंगे, और स्मॉलर प्लेट अगर सामने आ गया तब साइन क्या लेंगे, निगेटिव। आपको हो सकता है कि इतना लिखने के बाद विशेष कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्या लिख दिए हैं सही, तो कोई बात नहीं, तुम देखो अभी एग्जांपल्स को देखो फिर क्लियर होगा। मैं पहले बिना किसी लूप का ऐसे ही सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये है, फिर यहाँ पे एक यह ले लिए, और भी इसमें मान लेते हैं कि एक और रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है, फिर एक और यहाँ पे ले लिए इस तरह से, एंड सो ऑन। अब इसमें मान लेते हैं करंट जा रहा है कितना, I, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये EMF E1 है और ये EMF E2 है। अब बोला जा रहा है कि इसके लिए आप इक्वेशन लिखिए, तो सिंपली लिखो क्या बोला गया, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, R है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे और क्या होगा, वोल्टेज भी होगा। अब करेंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है, तो V बराबर IR लिखोगे ना, उससे एक टर्म, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, I इंटू, चलते रहो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, I इंटू R1। अब और आगे चलो तो ये छोटा प्लेट आ गया, तो छोटा प्लेट के लिए क्या बोले, निगेटिव साइन यानी -E1। और आगे चलो तो करंट तो पूरे तार में क्या होगा, सेम ही है, यानी यहाँ पे कितना करंट I है और रेजिस्टेंस कितना है, R2, और उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा I इंटू R2। फिर आगे बढ़े तो बड़ा प्लेट मिला, पहले बड़ा प्लेट है, EMF कितना है, E2, तो प्लस बड़ा प्लेट के लिए पॉजिटिव था, बराबर 0। यही एक क्लोज्ड लूप में रहता तो इसके इक्वल टू कितना, 0 हो गया। नेक्स्ट दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरे अच्छे तरीके से समझ लोगे आज। नेक्स्ट मान लेते हैं कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे इसी में स्मॉल r, और ये बड़ा प्लेट है, ये छोटा प्लेट है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं कि एक और EMF दे रखा है ऐसे, और बोल रहा है कि इस लूप के लिए लिखिए आप, मान लेते हैं कि जो करंट है वो कुछ इस तरह से चल रहा है ऐसे, I करंट, ये मान लेते हैं R1 है, ये EMF इसका E1 था और इसका EMF E2 है। तो देखो, तो मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किए, किसी एक डायरेक्शन में ले सकते हो और जो भी डायरेक्शन में चलोगे वह डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ऐसे अगर चलोगे तो यहाँ पे ऐसे आप डायरेक्शन को शो कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करो, इधर कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो इधर कुछ कोई इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ तक नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद छोटा प्लेट मिल गया, तो छोटा प्लेट के लिए क्या बोला गया, माइनस साइन, यानी माइनस साइन के साथ क्या, E2। फिर ऐसे बढ़े कुछ नहीं है, इधर बढ़े कुछ नहीं है, फिर इधर पे कितना मिल गया, छोटा प्लेट ही फिर से मिला, और कितना है, E1, तो माइनस साइन के साथ कितना, E1। अब यहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि करंट जा रहा है, करंट कितना है, I, तो I इंटू कितना, R,
प्लस साइन के साथ उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I इंटू स्मॉल r। फिर आगे चले तो फिर एक रेजिस्टेंस है और उसी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, इधर से शुरू किए ऐसे ही चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस साइन फिर से I इंटू R1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इस तरह से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको, या इसमें एक जो बात है उसको लिख दे रहा हूँ कि यह बेस्ड होता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों एनर्जी का है, V बराबर W/Q पढ़े होगे कहीं पे, ठीक है। तो वर्क डन है यानी एनर्जी से रिलेटेड है, इसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ये किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब एक और भी इक्वेशन मैं आपको इसी से लिख करके दिखाता हूँ, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो उसमें ऐसा ही कुछ सिस्टम आपको देखने को मिला होगा। उसका इक्वेशन भी बिल्कुल आसान तरीका है ये, इससे आसान आपको और कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो ये रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है कनेक्टेड, ठीक है। ये कुछ भी मान लो आप, P है, Q है, PQRS ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे EMF E है, आपको बोला क्या जा रहा है कि आप इक्वेशन लिखिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट कितना निकला, I। अब इस पूरे सर्किट में कितना करंट जाएगा, I ही। अब यहाँ पे देखो इस जंक्शन पे इंटर कर रहा है करंट I, तो लीव भी कितना करेगा, I ही। यानी इसको अगर मान लेते हैं कि इसमें से I में से ये चला गया कितना, मान लेते हैं I1 और I2 चला गया है, तो ये मान लिया हमने I1 है और इधर कितना चला गया, I2। तो एक इक्वेशन तो लिख सकते हो ना, I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। अब इधर देखो और आगे चल गया, तो यहाँ पे जाने के बाद अब I2 इस जंक्शन पे इंटर कर रहा है, तो I2 इंटर कर रहा है, तो क्या होगा, एक इधर भी करंट जाएगा और इधर भी करंट जाएगा। तो इधर अगर मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में चला गया IG, गैल्वेनोमीटर के लिए G लिख दिए हैं, तो इधर के लिए कितना बच गया, I2 था, I2 में से IG चला गया, तो बच गया कितना, I2 में माइनस IG। क्लियर है? फिर इधर देख लो, इधर कितना है, I1 आ रहा था, तो पूरे तार में यहाँ पे एंट्री करेगा I1 और इधर से ये एंट्री करेगा कितना, IG। तो यहाँ पे जितना इंटर करेगा उतना ही निकलेगा, यानी यहाँ पे कितना निकल गया, IG निकला यहाँ से, और इधर से आया कितना, प्लस I1। अब देख लो इस जंक्शन पे कितना आ रहा है, इस जंक्शन पे इधर से आ रहा है I2 माइनस IG, और इधर से कितना आ रहा है, IG प्लस I1। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना निकल जाएगा, दोनों को ऐड करके निकलेगा बाहर में, दोनों इंटर कर रहा है, तो जितना इंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, तो दोनों को ऐड कर दो उतना ही बाहर में निकलेगा। तो माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, बच गया I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 बराबर कितना था, I। तो अगर जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर में, एकदम सबसे बाहर में उतना ही निकला, इसका मतलब आपने जो भी इक्वेशन अंदर में करा हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ABCD पहले हम लोग ये मान लेते हैं, A है, दिस इज B, C, D, और भी मान लो कि ये E है, F है, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आप इक्वेशन लिखना चालू करो, किसके लिए, इस फर्स्ट लूप के लिए। ये पहला लूप है, मान लेते हैं A से शुरू कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर लूप किसके लिए है, तो ABDA के लिए, ABDA के लिए है, ठीक है। शुरू करो, क्या पढ़े थे, सबसे पहले चले तो रेजिस्टेंस आ गया, कितना है, P है रेजिस्टेंस इसका, करंट कितना है, I2, तो I2 इंटू P हो गया। फिर आगे चले तो इधर कुछ नहीं था, फिर नीचे आए तो कितना हो गया, G है, और इसमें कितना है, IG है, यानी कितना लिख सकते हैं, IG इंटू प्लस साइन के साथ, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो IG इंटू G।
फिर और इधर नीचे चले आए तो कुछ नहीं था, फिर इधर हम लोग लौटे। तो अब देखो करंट नीचे की ओर जा रहा है और हम उल्टा चल रहे हैं, ऐसे लूप में चल रहे हैं, ऐसे एक पूरे क्लोज्ड लूप के लिए लिखते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि करंट इधर, हम उल्टा चल रहे हैं। तो माइनस I1 इंटू कितना R बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा लूप आपको यहाँ से कौन सा दिख रहा है, फॉर लूप अब लिख लेते हैं इसके लिए BCDB के लिए, BCDB के लिए अगर लिखोगे तब देखो तो कितना आ गया, BC ऐसे चल रहे हैं तो ये इस तरह से आप सिंबल यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले करंट इसी डायरेक्शन में चल रहा है, हम भी इधर ही चले हैं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, पहले V बराबर लिखना और EMF का टर्म लिखना है, दो ही लिखना ही है। तो कितना है I2 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है दिया हुआ Q, और फिर प्लस फिर इधर आएंगे तो करंट इधर जा रहा है, हम उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन के साथ कितना IG प्लस I1 और इंटू कितना हो जाएगा S, और फिर ऊपर चल रहे हैं तो फिर से उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वंस अगेन माइनस, करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं तो इसमें IG इंटू जी हो जाएगा, IG इंटू जी बराबर कितना हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड हो गया। क्लियर है इतना। अब इसको मैं इतना बस इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, इसको आप चाहोगे तो सोल्व भी कर सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़े थे, इतना तो पढ़े होगे ना कि IG बराबर कितना होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में। तो IG अगर 0 कर दिए तुम तो देखो तो IG लो, मैं सोल्व कर दे रहा हूँ इसको। IG अगर 0 हो गया तो कितना बच गया यहाँ से, देखो तो I2 इंटू P और माइनस I1 इंटू R बराबर 0। IG तो 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितना 3 हो गया। या इसको और भी एक इक्वेशन बढ़ा सकते हो कि I1 R बराबर I2 P, इसको उधर भेज दिए, और यहाँ से लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 बराबर कितना हो गया, I1 अपॉन I2 बराबर P अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। उसी तरह से इससे चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से IG का वैल्यू 0 रखो। ये किससे आया था, फ्रॉम फर्स्ट से। IG की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 सिर्फ कितना I2 इंटू Q बच जाएगा, तो I2 इंटू Q। यहाँ पे इसको 0 करोगे तो माइनस I1 इंटू S, माइनस I1 इंटू S, और ये IG 0 तो 0 इंटू एनीथिंग 0 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से उधर भेज दो तो I1 इंटू S बराबर हो गया I2 इंटू Q, और यहाँ से फिर से क्या लिख सकते हो, I1 अपॉन I2 करोगे तो ये हो गया Q अपॉन S, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब देखो तो 3 और 4 में क्या होता है, LHS में क्या है, दोनों बराबर है, I1 अपॉन I2 तो RHS भी बराबर होगा। यानी फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग, P अपॉन R बराबर Q अपॉन S। यही तो था कि किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों के पास एक इक्वेशन मिलता था, प्रूव हो गया, और ये पूछता भी है एग्ज़ाम में। इसीलिए मैंने जो किरचॉफ्स लॉ आपको सिंपल तरीके से बताया उसी के माध्यम से इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ बिल्कुल सिंपल सा तरीका है यह इक्वेशन को लिखने का। 1-2 क्वेश्चन मैं और करता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, बस इक्वेशन में लिखूँगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे, ठीक है। वैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं यहाँ पे कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं दिस एंड ये ऐसे दिया गया है, ये मान लेते हैं कि 2 ओम वैल्यू ले लेता हूँ इस बार। ये मान लेते हैं 3 ओम दिया हुआ है, ये 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि 3 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या बोला जा रहा है इसमें कि कैलकुलेट दी करेंट इन दी बोथ रजिस्टर्स, यानी इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में, दोनों ही रजिस्टर में आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो देखो तो
या ये मान लेते हैं कि दिया हुआ इधर से करंट कितना निकला I1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मान लेते हैं कि इधर से जो आया लेट अस सपोज वो कितना है, ये सब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। इधर जा रहा है मान लेते हैं कितना I2, तो बस इस I1 और I2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ को आप अप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे A B C एंड D। अब देखोगे मान लेते हैं कि हम लिख रहे हैं कौन से लूप के लिए, A B C D A लूप के लिए, यानी इस तरह से चल रहे हैं, A से शुरू कर रहे हैं, A पे फिर पहुंच रहे हैं। तो लिखना चालू करो तो क्या कर लिखोगे, सबसे पहले I1 इंटू R लिखते थे, तो I R, तो I R यानी 2 इंटू I1। फिर आगे चलोगे तो बड़ा प्लेट के लिए क्या प्लस साइन 1.5। फिर नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, तो इसी डायरेक्शन के लिए तो वंस अगेन प्लस साइन, यानी I2 इंटू 3 या 3I2। फिर ऊपर जाओगे तो छोटा प्लेट मिल गया यानी माइनस, और वैल्यू कितना है 3 वोल्ट, तो -3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे हम लोग और क्या बोल सकते हैं 2I1 और प्लस 3I2, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा -1.5, उस साइड में भेज दोगे तो +1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो तो इस पूरे सर्किट के लिए क्या एक ही तार है ना ये पूरा, तो जब तार सेम है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा सेम, यानी I1 बराबर I2। ये सिंपल सा आप जानते हो कि अगर सेम तार है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगा सेम, तो दोनों बराबर हो गया। तो 3 + 2 कितना 5I1 या I2 कुछ भी लिख लो बराबर 1.5, और यहाँ से I1 का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा 0.3 एम्पियर। I1 इतना हो गया, दोनों बराबर ही हैं, तो I2 बराबर I1 बराबर कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने क्या देखा कि किरचॉफ्स का लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक।